So good morning everyone. Welcome to Azure for Tech. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं. प्रणाम गुरु जी. चलिए तो कीजिए इस क्वेश्चन को. कह रहा व्हेन अ टर्नआउट इज टेकन ऑफ फ्रॉम अ कर्व्ड ट्रैक इट इज कॉल्ड गॉन्टलेट ट्रैक. ठीक है. दूसरा व्हेन अ टर्नआउट फ्रॉम अ कर्व्ड ट्रैक टर्न्स अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन द कर्व्स आर सेड टू बी कॉन्ट्ररी फ्लेक्सर. तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग. आ रहे हैं अभी एक दो स्टूडेंट्स और आ जाएं फिर हम लोग स्टार्ट कर दें. इसका आंसर जो है वो डी है. ठीक है, इसका आंसर जो है वो डी है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसका आंसर डी है. तो गॉन्टलेट ट्रैक क्या होता है इसको समझिएगा. नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग. आ जाइए जल्दी से, आपका इंतजार था. तो गॉन्टलेट ट्रैक ट्रैक क्या होता है इसको समझिएगा. इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू ट्रैक्स ऑफ द सेम और डिफरेंट गेजेस आर रन टुगेदर फॉर अ सर्टेन लेंथ. द अरेंजमेंट इज यूजफुल व्हेन बोथ ब्रॉड गेज एंड मीडियम गेज ट्रैक इज टू बी रन टुगेदर ऑन द सेम ब्रिज. तो कंडीशन क्या होती है कि मान लीजिए ये जो मेन लाइन थी ये आपके पास ब्रॉड गेज लाइन थी. ये क्या थी? ब्रॉड गेज लाइन थी. और यहां से कहीं से मान लीजिए एक नैरो गेज लाइन और चल रही है. आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर दो रेलवे लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं. पैरेलल चलती हैं. तो मान लीजिए इस तरह की कुछ कंडीशन थी. अब यहाँ पर क्या था? ब्रिज बनाना था. क्या बनाना था? ब्रिज. अब आपको मालूम है ब्रिज क्या है? एक कॉस्टली प्रोजेक्ट है. तो नैरो गेज लाइन और ब्रॉड गेज लाइन या मीडियम गेज लाइन और ब्रॉड गेज लाइन दोनों के लिए क्या करना पड़ता? अलग अलग ब्रिज बनाना पड़ता. तो यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ पर क्या कर दिया? ब्रिज कुछ इस तरीके से बनाया. मैं इसको शांत करूं जरा, ये शोर मचा रहा है. ये ब्रिज कुछ इस तरीके से बनाया कि इसी पर आपकी मीडियम गेज लाइन भी जा रही है और इसी के ऊपर आपकी ब्रॉड गेज लाइन भी जा रही है. ठीक है, तो इस तरह के ट्रैक को हम लोग क्या बोलेंगे? गॉन्टलेट ट्रैक बोलेंगे. ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया और पहले ही आपका जैसे ही गलत हुआ आपका डी सही हो गया. फिर भी डी का मतलब समझ लो. ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपके पास ये इस तरीके से आपका ट्रैक था और आपने यहां से जो टर्नआउट लिया है वो इस तरीके से क्या है? तो दोनों का सेंटर जो है वो सेम साइड में, तो सेम एक ही साइड में कर्वेचर है. तो ये सिमिलर फ्लेक्सर हो गए. यहां पर मेन लाइन आपकी इस तरह से थी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी. तो इसका सेंटर इधर होगा, यानी कि कर्वेचर इधर होगा. जबकि जो टर्नआउट लिया है वो आपने क्लॉकवाइज लिया है. गाड़ी इस पर जा रही थी ऐसे, लेकिन यहां से इधर जाते हुए ऐसे मुड़ रही है. तो डिफिकल्ट टास्क होगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रेरी फ्लेक्सर, अपोजिट फ्लेक्सर हो गया. क्या हो गया? अपोजिट. इसका टर्नआउट कॉनकेव है, मेन लाइन इस साइड में क्या है? कॉन्वेक्स है. ठीक है, तो सिमिलर फ्लेक्सर, कॉन्ट्रेरी फ्लेक्सर. यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नमस्ते, गुड मॉर्निंग. दिलीप सर्वे एक तरफ से करेंगे, जब फील्ड एस्ट्रोनॉमी आएगा तो फील्ड एस्ट्रोनॉमी के जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ करवा देंगे उसको भी. ठीक है,
मंडे से स्टार्ट होगा आपका सर्वे। कल हम लोग निपटाएंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है, मेटल साइंस में कल हम लोग सॉलिड स्टेट करेंगे, सर्वे मंडे से होगा आपका, ठीक है। नाउ अ रेल विच इज टेपर्ड टू अ टो एट वन एंड एंड हैज अ हील एट द अदर एंड इज कॉल्ड एज। तो टंग रेल होती है, टंग रेल को ही टेपर बनाते हैं, कल सिखाया बताया भी था आपको, है ना। क्रॉस सेक्शन उसका जो विड्थ होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती है, तो टंग रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। टू पैरेलल रेलवे ट्रैक्स आर टू बी कनेक्टेड वाया रिवर्स कर्व। दो पैरेलल रेलवे ट्रैक हैं, सेंटर लाइन दिखा दी, और एक दूसरे ट्रैक की सेंटर लाइन हो गई। तो गाड़ी जब वो इस ट्रैक पर से इस ट्रैक पर आएगी, तो ऐसे कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स कर्व बोलते हैं ना। क्या बोलते थे, रिवर्स कर्व। इसका सेंटर इधर होता था और इसका सेंटर इधर होता, रिवर्स कर्व। So two parallel railway tracks are to be connected by a reverse curve. Both segments having the same radius. तो जो रिवर्स कर्व है वो दो सिंपल सर्कुलर कर्व से मिलकर बना है और दोनों की ही रेडियस जो है वो आपको आर दी हुई है। If the center lines of the tracks are 8 meter apart and the maximum adaptable distance between the tangent points is 32 meter. ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो दे रखी है आपके पास, ये 8 मीटर दे रखी है, और टेंजेंट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी रखी है, 32 मीटर, है ना, 32 मीटर। ऐसे नहीं दी होगी ये, दिस इज T1 एंड दिस इज T2, ये डिस्टेंस दी होगी आपको, ये डिस्टेंस। हाँ, क्रिस्टलोग्राफी ही सॉलिड स्टेट है, ठीक है। आगे बोल रहा है द अलाउेबल रेडियस फॉर द कर्व इज, तो कर्व की रेडियस बतानी है आपको, क्या बतानी है, कर्व की रेडियस, कर्व की रेडियस बतानी है, आर बताइए। तो आपको T1 T2 दिया हुआ है 32 मीटर। इनकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आपके पास, अगर मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को y ले लूँ, इसको मैं y लिख दे रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 8 मीटर, तो y दिया है 8 मीटर और आपसे रेडियस पूछिए, क्या आंसर आ गया, 32 मीटर। वेरी गुड, 32 मीटर, सी ऑप्शन बढ़िया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, r इज इक्वल्स टू होता है T1 T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4y, बस ये फॉर्मूला लगा लीजिए। तो 32 इंटू 32 अपॉन 4 इंटू 8, आंसर 32 मीटर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, हालांकि इसका पूरा डेरिवेशन भी है बट नो नीड ऑफ डेरिवेशन, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग रेलवे। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताने हैं। क्या बताने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताने हैं। कोई बात नहीं मैडम, मैंने कहाँ कहा कि आपने बी ऑप्शन इसका दिया है
देखिए मैंने कहाँ बोला बी ऑप्शन आपने इसका आंसर दिया है। देखिए अ लेवल स्ट्रेच इक्वल टू द मैक्सिमम ट्रेन लेंथ इज टू बी प्रोवाइडेड बिटवीन द ग्रेडियंट रीचेस वेयर अ राइजिंग ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय अ फॉलिंग ग्रेडियंट। तो पहला आपका सही है, क्योंकि अगर ये राइजिंग ग्रेडियंट होगा, ये कि राइजिंग ग्रेडियंट होगा और फिर ये फॉलिंग ग्रेडियंट होगा, तो गाड़ी क्या होगी, यहां होगी और एकदम झटके से नीचे आएगी, तो यहाँ पर जर्क लगेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके बीच में एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे जाओ, फिर ये लेवल सरफेस, फिर ऐसे आओ, इस तरीके से, ठीक है। तो पहला सही है, तो पहला सही, ये दोनों गलत हो गए। दूसरा, वर्टिकल्स इन रेलवे ट्रैक्स आर नॉट सेट आउट एट पैराबोला, ये गलत है, ठीक है, वैसे ही गलत हो गया। थर्ड कह रहा है डायमंड क्रॉसिंग्स कैन बी लेड ऑन कर्व्स ऑल्सो, ठीक है ना, कर्व शुड बी अवॉइडेड एट द टॉप लेवल सेगमेंट ऑफ ब्रिजेस। अब देखिए, कर्व शुड बी अवॉइडेड एट द टॉप लेवल सेगमेंट ऑफ ब्रिजेस। अब देखो हमने जैसे अभी एक ब्रिज था, तो टॉप लेवल क्या है आपका, टॉप लेवल क्या है, लेवल सरफेस है, तो वहां पर आप कर्व्स प्रोवाइड कर सकते हो, वहां कर्व्स में कोई दिक्कत नहीं है अगर आ रहा है तो। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये लिमिटेड केस में ट्रू होता है। डायमंड क्रॉसिंग्स इन जनरल तो हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं कर्व्स पर, लेकिन उसके साथ सर्टेन कंडीशंस लगी होती हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो तो कैन बी, यहां पर इस वर्ड को पकड़िएगा, कैन बी, कि वैसे तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, करते हैं, बट सर्टेन कंडीशंस के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ लीजिए यहां पर कि डायमंड क्रॉसिंग्स इन जनरल शुड नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन कर्व्स, इन जनरल शुड नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन कर्व्स, बट while curve is meeting with straight track having diamond crossing, then at least 50 meter distance should be stayed before and after diamond crossing। तो डायमंड क्रॉसिंग से पहले और बाद में 50-50 मीटर डिस्टेंस जो होनी चाहिए। ठीक है, ये कर सकते हैं। However, in extreme circumstances, if provided on curve, then 20 meter before and after diamond crossing there will be no super elevation। ठीक है, इसका आंसर फिर तो ए और सी में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया यहां पर। इस क्वेश्चन को क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसमें मुझे को सर्च करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आज ही करेंगे लेकिन क्लास के बाद करेंगे, ठीक है, आज ही करेंगे लेकिन आफ्टर क्लास, मतलब क्लास के एंड में, आफ्टर क्लास नहीं, इन द एंड ऑफ क्लास, नहीं तो सारा टाइम इसी में रह जाएगा, ठीक है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो आप लोग। हाँ कोई नहीं, परेशान मत होइए, क्लास के एंड में करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैं पहले इस क्वेश्चन को एंड में करने वाला था, बट मैंने कहा कि चलो आ गया बीच में तो कर लेते हैं।
parallel railway lines are to be connected by a reverse curve, each section having the same radius. If the lines are 12 meter apart and the maximum distance between tangent points measured parallel to the states is 48 meter, then the maximum allowable radius will be. कीजिए भाई इसको जरा, अभी करवाया है फॉर्मूला, बस उसी के बेसिस पे करना है. आया आंसर? अभी तो बताया था. फोर्टी एट आ रहा है. फोर्टी एट तो ऑप्शन में ही नहीं है. सवाल ध्यान से पढ़ो, सवाल ध्यान से पढ़ो. सवाल ये है, जो डिस्टेंस आपको दी हुई है, टू पैरेलल रेलवे लाइंस आर टू बी कनेक्टेड बाय अ रिवर्स कर्व, ईच सेक्शन हैविंग द सेम रेडियस. इफ द लाइंस आर 12 मीटर अपार्ट एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको ध्यान से पढ़ना, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट पॉइंट्स मेजर्ड पैरेलल टू द स्ट्रेट्स, मेजर्ड पैरेलल टू द स्ट्रेट्स. तो आपके पास एक ये सेंटर लाइन थी, ये दूसरी सेंटर लाइन थी, इसके बीच में आपने क्या कर दिया, ये कर्व प्रोवाइड कर दिया, रिवर्स कर्व. ठीक है, तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया. यहां से यहां तक की डिस्टेंस y हो गई. y कितनी दी हुई है आपको? 12 मीटर. y दिया है आपको 12 मीटर. अब देखो, जो T1 T2 दिया है ना, हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें T1 T2 ये डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस थी इंक्लाइन. बट अभी आपको T1 T2 बोला है कि T1 T2 इज अलोंग दी स्ट्रेट, यानी कि ये डिस्टेंस ये दी हुई है. ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में? 48 मीटर. जबकि हमारे पास फॉर्मूला जो था वो क्या था, T1 T2 का स्क्वायर अपॉन 4y, अपॉन 4y. यही फॉर्मूला तो लगाया था हमने अभी. ये रहा. ठीक है, T1 T2 का स्क्वायर अपॉन 4y. अब यहां से डायरेक्टली T1 T2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेजो. T1 T2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 12 स्क्वायर और प्लस 48 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 12. अब इसे कर लो, तो 12 कॉमन ले लोगे ऊपर से, फिफ्टी वन आएगा. ठीक है, आंसर ए हो गया आपका. आंसर क्या हो गया? ए हो गया. क्लियर है? हाँ, T1 T2 वैसे अलग से निकालने की जरूरत नहीं थी, उसका स्क्वायर डायरेक्टली हो गया. ठीक है, इसका अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर ही रखना तो हमने स्क्वायर ही कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्या है क्वेश्चन में? A crossover occur between two meter gauge parallel tracks of same crossing number 1 in 12. तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 12 with straight intermediate portion between the reverse curves and the distance between the centers of tracks is 3.5 मीटर। ठीक है, तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। d आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर। इफ द वैल्यू ऑफ g इज 1 मीटर, जो गेज है वो आपके पास कितना है? 1 मीटर है। द इंटरमीडिएट स्टेट डिस्टेंस विल बी नियरली, इंटरमीडिएट डिस्टेंस, क्या बात है, फॉर्मूला याद है आप लोगों को इसका? बहुत बढ़िया। ये कैसे कमाल हो गया, मतलब तुमको इसका इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला ये याद था और जो पीछे का रेडियस वाला फॉर्मूला था वो नहीं याद था यार, ये तो गड़बड़ झाला है। तुम सब सुपरमैन हो, बड़े बड़े काम कर लेते हो, छोटे छोटे नहीं होते हैं। चलिए, तो देखिए यहां पर क्या है, क्रॉस ओवर है, यानी कि भैया इस ट्रैक से गाड़ी इस पर जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर पहुंचे तो क्या होता है, जो रिवर्स कर्व है उसके बीच में इतना पोर्शन आपके पास स्ट्रेट है, इस पोर्शन की डिस्टेंस पूछी है, लेकिन जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी होती है वो ये डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करनी होती है इनक्लाइंड, हमें पैरेलल टू ट्रैक, मतलब ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है, दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है स्ट्रेट। इस डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका ये होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। इट इज d माइनस जी इंटू एन माइनस जी अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर, d माइनस जी इंटू एन माइनस जी इंटू अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। डी आपको दिया है, जी आपको दिया है, एन आपको दिया है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर देगा। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है एग्जाम में, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। एक बार नहीं 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। वो वाला भी याद था, चलो वेरी गुड। जिनको याद नहीं था उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका आंसर बहुत देर में दिया था, वो भी केवल 2-3 स्टूडेंट ने दिया था। अच्छा, उस क्वेश्चन में तुम लोग कहीं ब्रिज के टॉप पर वर्टिकल कर्व की तो नहीं सोचे? मैं हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहा था, कभी तो वर्टिकल कर्व तो। हाँ हाँ, बाकी अभी आएंगे उस क्वेश्चन पे वापस। A crossover of 1 in 10 exists between two broad gauge parallel tracks with centers at 5 meter apart. The length of the straight track is, तो अगेन n की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? 10 हो गई। और d आपके पास कितना हो गया? 5 हो गया। ब्रॉड गेज ट्रैक है, कर दीजिए इसको सॉल्व। ठीक है, तो लगा दीजिए सेम फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू डी माइनस जी इंटू एन माइनस जी इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के लिए 1.68 रख सकते थे, बट 1.676 लिख लो।
तो ये फॉर्मूले आप याद रख लो दोनों, ये वाले भी इसके पहले वाले, क्योंकि सेम फॉर्मूले पर 2 बार अगर क्वेश्चन पूछा है तो तीसरी बार भी पूछ सकता है, तीसरी बार भी पूछ सकता है। ठीक है, यही आ रहा है आंसर। ठीक है, 16.4 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। A train is hauled by 282 locomotive with 22.5 tons load on each driving axle. Assuming the coefficient of rail wheel friction is to be 0.25, what would be the hauling capacity of the locomotive? हॉल करना मतलब एक तरीके से खींचना। तो जब कभी आपके पास इस तरीके से ये दिया हो, तो इसमें जो मिडिल नंबर होता है ये बेसिकली क्या होता है, क्या ड्राइविंग एक्सल होता है, ड्राइविंग एक्सल या ड्राइविंग व्हील, ड्राइविंग व्हील। ठीक है, जैसे साइकिल में होता है पिछला पहिया जो होता है वो ड्राइविंग व्हील होता है आपका, वो गाड़ी को खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हॉलिंग कैपेसिटी क्या होगी, फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगी। तो जो हॉलिंग कैपेसिटी होती है ये होती है म्यू इंटू टोटल वेट, म्यू इंटू टोटल वेट। ठीक है, तो म्यू आपको दिया हुआ है अब 0.25, और जो लोड दिया है 22.5 टन लोड ऑन ईच ड्राइविंग एक्सल। तो 8 व्हील है, 8 व्हील के आपके पास 4 एक्सल होंगी, तो इसी सेम फॉर्मूले को हम लोग म्यू एन स्मॉल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, म्यू एन स्मॉल डब्ल्यू। तो 0.25, एन आपके पास नंबर ऑफ एक्सल 4 हो जाएंगी, और डब्ल्यू की वैल्यू आपको कितनी दी है 22.5। डेटा आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि ये वैल्यू हो गई 1, आंसर आ गया 22.5 टन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, देखिए अगला अगला सवाल पढ़िए, फिर से सेम क्वेश्चन होगा आपका, फिर से सेम क्वेश्चन होगा। द लोड ऑन ईच एक्सल ऑफ अ लोकोमोटिव इज 22 टन्स। द लोड ऑन ईच एक्सल ऑफ अ लोकोमोटिव इज 22 टन्स। If the coefficient of friction is 0.2, then the hauling capacity due to 3 pairs of driving wheel। तो 0.2 3 pairs of driving wheel मतलब यहाँ पर तो एक्सल आपके 3 ही हो गए, और 22। थर्टीन पॉइंट टू हो गया आपका, 13.2 टन। ये आ गया। अगला सवाल, व्हाट इज द कर्व रेजिस्टेंस फॉर अ 50 टन ट्रेन ऑन अ ब्रॉड गेज ट्रैक ऑन अ 4 डिग्री कर्व। तो कर्व रेजिस्टेंस ग्रेड कॉम्पनसेशन के बराबर होता है। ग्रेड कॉम्पनसेशन किस लिए करते थे, कर्व रेजिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए। तो ये आसान हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो 4 डिग्री कर्व है और ब्रॉड गेज है, तो 0.4% होता था, 0.4% पर डिग्री, यानी कि 0.00004 हो गया पर डिग्री। कितना है, 4 डिग्री, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और कितने टन है, 50 टन, तो 50 का इतने परसेंट है तो 50 से आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कर्व रेजिस्टेंस आ जाएगा। कर्व रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 0.08 टन आ रहा है। ठीक है, आंसर सी हो गया। अगला सवाल, द ट्रैक मॉड्यूलस इज एन इंडेक्स ऑफ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कल भी बात की थी हमने रेजिस्टेंस ड्यू टू डिफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन एंश्योरिंग ट्रैक मॉड्यूलस इन अ रेलवे ट्रैक? गेज एंड फॉर्मेशन विथ, ट्रैक materials and sleeper density, degree of curvature and super elevation, length of rail and flange width. बेस्ट ऑप्शन क्या है? ट्रैक मटेरियल एंड स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी, स्लीपर जितने पास पास होंगे ट्रैक मॉड्यूलस क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए उतना ज्यादा लोड चाहिए होगा और ट्रैक मेटल की क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा। हालांकि गेज पर भी डिपेंड करता है, बट ऑप्शन बी इज मोर करेक्ट। अगला क्वेश्चन फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल से। व्हाट इज द हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ अ रेलवे लोकोमोटिव यूजिंग 4 पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील्स carrying an axle load of 24 tons each? Assume 0.166. 4 पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स हैं तो 4 ही आपके पास एक्सल हो जाएंगे। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। कितना आ रहा है? बी आ रहा है 16 टन। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आपका क्या हो गया? पक्का हो गया। ये तो पक्का हो गया। यहाँ पर सवाल में करेक्शन कर लीजिएगा, ये 4 डिग्री की जगह 3 डिग्री है। यहाँ पर कितना है? ये 4 नहीं है, 3 डिग्री है। 3rd डिग्री टॉर्चर, 3 डिग्री करके करना है सवाल को। कह रहा है व्हाट वुड बी द एडमिसिबल ग्रेडियंट फॉर अ ब्रॉड गेज ट्रैक व्हेन द ग्रेड रेजिस्टेंस coupled with a curve resistance coupled with a 3 degree curve resistance shall equal to the resistance due to a ruling gradient of 1 in 200। एक ट्रैक है आपके पास 1 in n का, ठीक है? तो इस ट्रैक पर क्या आ रहा है? कर्व भी आ रहा है और ग्रेडियंट भी है। तो इसका कंबाइन रेजिस्टेंस कर्व रेजिस्टेंस प्लस ग्रेड रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल है आपके पास रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 200 के। ठीक है, तो इसकी ग्रेड की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रेड की वजह से रेजिस्टेंस होता है, तो आपको मालूम है अगर कोई मास m है तो इस मास m का अपना कंपोनेंट लगता है नीचे mg साइन थीटा। फोर डिग्री से 0.3 नहीं आएगा, 4 से आ रहा है। देखो या तो चलो आप चेक कर लो, ठीक है? 4 डिग्री से आ रहा है तो 4 डिग्री से आ रहा है तो ठीक है। अगर 4 डिग्री से आंसर आ रहा है तो 4 डिग्री ही होगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है? देख लेते हैं, फिलहाल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये mg साइन थीटा होता है, लेकिन आपको मालूम है स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस टेन थीटा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जो ये व्हीकल मूव कर रहा है ऊपर की ओर, तो जो रजिस्टिंग फोर्स है वो नीचे की ओर है, होता है mg साइन थीटा, बट इसको मान लेते हैं mg टेन थीटा। क्या मान लेते हैं? mg टेन थीटा, यानी कि w टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है, तो 1/n। ठीक है, 1/n, तो इसको लिख सकते हैं w अपॉन एन। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? w अपॉन एन लिख सकते हैं। तो मान लो हमने जो अलाउएबल ग्रेडियंट है वो 1 इंटू एन का है, तो जो ग्रेडियंट की वजह से जो रेजिस्टेंस होगी वो आपको मिलेगी w इंटू 1 अपॉन एन प्लस। अब कैसा ट्रैक है आपका? ब्रॉड गेज ट्रैक है, ब्रॉड गेज है। तो 0.04% यानी कि 0.0004 इंटू डिग्री, चलो मैं 4 डिग्री मान के चल रहा हूं तो 4 रख लो, ठीक है? तो ये क्या रख लो आप? 4 रख लो, और इंटू क्या हो जाएगा? W। इंटू क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा? W। अब इज इक्वल्स टू क्या कह रहा है कि सेम, अगर रूलिंग ग्रेडियंट आपके पास 1 in 200 का होता, तो 1 in 200 में रेजिस्टेंस कितना होता? 1 W अपॉन 200 का होता, W अपॉन 200 का होता। ठीक है भाई, चलिए। तो यहां से अब आप क्या कर लीजिएगा, W कैंसिल आउट हो जाएगा, n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू निकाल लो।
अगर n की वैल्यू आपके पास 0.00034 आ रही है, अगर यहाँ से n की वैल्यू आपके पास 0.0034 आ रही है, इसका मतलब n बराबर अगर 0.34% आ रहा है तो फिर ये 4 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, यही क्या है यहाँ पर, यही इक्वेशन बनी है आप लोगों की, यही इक्वेशन बनी है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो गड़बड़ फिर यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिख भी दिया और यहाँ पर ये कैलकुलेशन भी कर रखी है, तो गड़बड़ यहीं पर है। ठीक है, चलिए। टाइम ट्रेवल मतलब, टाइम ट्रेवल मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेडियंट फॉर अ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन such that the grade resistance together with curve resistance due to a 4 degree curve which will be equivalent to a simple ruling gradient of 1 in 150। देखो सेम क्वेश्चन पूछ लिया, सेम क्वेश्चन पूछ लिया तो ये बड़ा फायदेमंद है, मतलब ऐसे टॉपिक्स को भी कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट। सेम क्वेश्चन बस डेटा चेंज करके रिपीट कर रहे हैं, तो वही अगेन 1 इंटू एन का मान लेंगे तो बिल्कुल सेम इक्वेशन बनेगी। लेफ्ट साइड में हो जाएगा W इंटू 1/n प्लस ब्रॉड गेज है और 4 डिग्री कर्व है तो 0.0004 इंटू 4 इंटू डब्ल्यू। बस अब क्या है, ये राइट साइड में W/150 हो जाएगा, या W इंटू 1/150, बस यहां से निकाल लो। ठीक है, तो बी आंसर आ गया, बी आंसर आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इस तरह के क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन आता है तो उनमें से अगर एक आध भी हमें मालूम होता है, याद रह जाता है, तो एलिमिनेट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। शॉवेल, क्रोबार्स, रेल टंग्स, किलोबार। तो सबसे पहले इसको पकड़ो, रेल टंग्स। ठीक है, रेल टंग्स किस लिए होता है, लिफ्ट को, रेल्स को उठाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सी जो है वो आपका 1 से मैच करेगा, सी अगर 1 से मैच करेगा तो आपके ये दो ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब देखो सी अगर 1 से मैच करेगा तो डी डी आपका 2 से मैच करेगा। किलोवार टू रिमूव डॉग स्पाइक्स आउट ऑफ स्लीपर्स। ठीक है, डॉग स्पाइक्स क्या थे, स्लीपर्स पर रेल को लगाने के लिए यूज होते थे पहले। अब आपने तीसरे और चौथे को देखना है। अब ये जो क्रो बार्स होते हैं ये आपके होते हैं टू करेक्ट द ट्रैक अलाइनमेंट। तो बी आपका किससे मैच करेगा, 3 से मैच करेगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। और शॉवेल टू हैंडल दी बेलास्ट, ये तो आप जानते ही हो, है ना। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कदमचा। हिंदी में क्या बोलता था, कदमचा, कदमचा बोलते थे, क्या बोलते थे, कदमचा ही बोलते थे शायद। चलिए, रेल टंग्स टू लिफ्ट और कैरी रेल्स, वीटर टू पैक बेलास्ट अंडर स्लीपर, ये टर्म भी पढ़ लो कभी, अगली बार पूछ ले। ठीक है, क्रोबार to correct track alignment and to lift the track, crowbar used for taking out dog spike, jim crow to bend or break rails। ठीक है, बेलचा,
बेलचा हाँ कुछ होता तो यही था, ठीक है, बेलचा कदमचा कुछ ऐसे सुन रखा, मतलब सुना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से भी पता नहीं कितना प्यार है यूपीएससी को, एन नंबर ऑफ टाइम ये सवाल पूछ रखा है। अ रेलवे यार्ड इन विच वैगन्स आर रिसीव्ड शॉर्टेड एंड न्यू ट्रेन्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको मार्शलिंग यार्ड बोलते हैं। मार्शलिंग यार्ड में ट्रेन्स वगैरह आती हैं, वहां से जो खराब डिब्बे उब्बे हैं उनको निकाल देंगे और जो यूजेबल है उनको यूज करके नई ट्रेन बनाकर आगे भेज देंगे, मार्शलिंग यार्ड। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। ठीक है, डायनामोमीटर कार, क्रॉसिंग स्टेशन, रूलिंग ग्रेडियंट, टर्न टेबल। सबसे पहले तो यही बढ़िया लग रहा है, डी, टर्न टेबल, अरेंजमेंट फॉर टर्निंग द डायरेक्शन ऑफ एन इंजन। तो टर्न टेबल इसीलिए यूज होता होगा, तो डी, डी आपका किससे मैच करेगा, वन से। डी किससे मैच करेगा, वन से, तो आपका ऑप्शन ए खत्म हो गया और आपका ऑप्शन डी खत्म हो गया। अब जैसे ये फिक्स्ड हो गया तो आपका सी फोर से फिक्स हो गया। रूलिंग ग्रेडियंट, मैक्सिमम राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ रेलवे ट्रैक डिपेंडिंग ऑन, एकदम बढ़ा दिया। हाँ जी, एक्चुअली ध्रुव की क्लास थी उसका उसकी क्लास का लिंक जो है वो मेरे व्हाट्सएप पर आता है और मैं फॉरवर्ड करना भूल गया। चलिए, तो सी आपका फोर से मैच कर गया, डी आपका वन से, सी फोर से। नाउ नेक्स्ट है आपके पास डायनामोमीटर कार एंड क्रॉसिंग स्टेशन। और बी आपका क्लियरली थ्री से मैच कर रहा है। क्रॉसिंग स्टेशन क्या होगा, स्टेशन ऑन अ सिंगल रेलवे ट्रैक स्टेशन ट्रैक सिस्टम वेयर अप एंड डाउन ट्रेन्स कैन पास ईच अदर। ठीक है, तो डेफिनेशन से ही मालूम चल रहा है कि बी किससे मैच करेगा, थ्री से, कि क्रॉसिंग स्टेशन एक ऐसा स्टेशन होगा जहां पर ट्रेन क्या हो सकेंगी, एक दूसरे को क्रॉस कर सकेंगी। ठीक है, तो बी आपका थ्री से मैच कर जाएगा और ए किस, फिर ए आपका किससे मैच करेगा, टू से। तो डायनामोमीटर कार्य क्या होगी, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन ऑफ रेलवे ट्रैक। तो डायनामोमीटर एक कार है, मतलब आपने देखा होगा ना वो ट्रॉली, ट्रॉली भी चलाते हुए देखा होगा ना, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। तो ट्रैक पर इनको चलाकर क्या करते हैं, ट्रैक की कंडीशंस को चेक करते हैं कि ट्रैक की कंडीशन क्या है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2341, 2341। ठीक है, टर्न टेबल बहुत बड़ी राउंड टेबल होती है, उसमें एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम होता है, पूरा का पूरा इंजन ही रोटेट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यार्ड्स आर रिसेप्शन, सॉर्टिंग एंड डिस्पैच ऑफ रेलवे वैगन्स डन।
तो अगेन सेम क्वेश्चन हो गया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यार्ड्स आर रिसेप्शन सॉर्टिंग एंड डिस्पैच ऑफ रेलवे वैगन्स डन। तो मार्शलिंग यार्ड हो जाएगा अगेन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, marshalling yard in railway system provides facilities for maintenance of rolling stock, safe movements of passenger and coaches, receiving, breaking up, reforming and dispatching onwards of its trains। यही आंसर हो जाएगा इसका, सी ही होना चाहिए। रिसीविंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड व्हीकल्स एंड शेड्यूलिंग देयर फर्दर फंक्शनिंग, वो गुड्स यार्ड होता है। तो आंसर इस बार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो डी है इसका, डी गुड्स यार्ड होता है, ठीक है। सी है आपका मार्शलिंग यार्ड, रिसीविंग, ब्रेकिंग अप, रिफॉर्मिंग एंड डिस्पैचिंग ऑनवर्ड्स ऑफ ट्रेन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन मोर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, सॉइल इज सॉफ्ट, volume of existing surface traffic on the alignment is heavy, track is at a deeper level, water table is high. In the construction of metro railways, cut and cover method of construction is suitable in situation listed है। तो क्या होता है, टनलिंग का एक सिस्टम ये होता है कि टनल बनाते जाते हैं और इसकी जो टॉप सरफेस है उसको हाथों हाथ, मतलब टनलिंग होती होगी और साथ ही साथ क्या होती रहेगी, इसकी छत को पक्का करते हुए चलते हैं ताकि इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो एज इट इज चलता रहे, वो एज इट इज चलता रहे, ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो कंफर्म है कि पहला सॉइल सॉफ्ट होगी तो बनाना आसान हो जाएगा। अब इसका तीसरा भी गलत होता है, ट्रैक इज एट अ डीपर लेवल, क्योंकि ये शैलो ट्रेंच बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, शैलो, बहुत ज्यादा डेप्थ पर आप इसको नहीं कर सकते। अब है 1 and 2 और 1 and 4, ठीक है, 1 and 2 एंड 1 and 4। तो वाटर टेबल इज हाई, वाटर टेबल अगर हाई होगी, वाटर टेबल अगर हाई होगी तो क्या होगा, अब दोनों ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। वॉल्यूम ऑफ एग्जिस्टिंग सरफेस ट्रैफिक ऑन द अलाइनमेंट इज हैवी एंड वाटर टेबल इज हाई। तो वाटर टेबल हाई होगी तो क्या हो जाएगा, पूरा जो सॉइल सिस्टम है वो आपका कोलैप्स कर जाएगा। जबकि अगर ऊपर ट्रैफिक हैवी भी है तब भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके का सिस्टम यूज करते हैं जो इस ट्रैफिक को क्या कर सके, इस लोड को कैरी कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा मेरे अकॉर्डिंगली, इसका आंसर होगा ये ए है, ठीक है, ए आंसर होगा ए। हालांकि इन्होंने आंसर इसका दिया है सी, ठीक है, और बाद में उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी किया हुआ है। कट एंड कवर मेथड इज अ सिंपल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सैलो टनल्स where a trench is excavated and roofed over with an overhead support system। ये overhead support system होता है strong enough to carry the load of what is to be built above the tunnel, ठीक है। now आगे पढ़ते हैं, loose soils with higher water table will have very low shear strength, so direct tunneling will be difficult as wall may be collapse। also if volume of traffic is heavy देन गोइंग फॉर डायरेक्ट टनल इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम पढ़ें तो कि यहाँ पर क्या लिख रहा है कि अगर वाटर टेबल हाई होगी तो लो शेयर स्ट्रेंथ की वजह से कोलैप्स कर सकता है, लेकिन वॉल्यूम ट्रैफिक अगर हैवी है तो हम लोग इसमें टनल कवर कर सकते हैं। सॉइल के सॉफ्ट होने का मतलब है यहाँ पर जिसको कट किया जा सके, उतनी सॉफ्ट सॉइल नहीं होगी कि वो कर जाए, और वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम बनाया जाता है टनल का। टनल ऐसे तो ना कि मिट्टी में बना के छोड़ देंगे, मिट्टी में बनाकर छोड़ देंगे यार। जहाँ पर सॉइल है, जहाँ पर सॉइल है, ये सॉइल सॉफ्ट थी, मान लो यहाँ की सॉइल जो थी वो सॉफ्ट सॉइल थी मान लिया, तो भैया इस पर लोड तो पहले से ही था ना, सड़क तो इस पर पहले से ही है, लोड तो ऑलरेडी इस पर लग ही रहा था। हमें सॉफ्ट का मतलब है इसको काटना आसान है,
तो इसको काटते हैं, यहाँ से एक्सकेवेशन करेंगे और साथ में क्या कर देंगे, इसको पक्का कर देंगे, तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब इसकी रूफ किसकी बन गई, कंक्रीट की बन गई, प्री कास्ट कंक्रीट दे दो या कंक्रीटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो सॉइल के सॉफ्ट होने का मतलब नहीं। और साइड में ऐसा ना कि ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पर रिटेनिंग वॉल, हैवी हैवी रिटेनिंग वॉल्स बनाई जाएंगी, ठीक है। मेट्रो में तुम जाते होगे तो यहाँ पर क्या रिटेनिंग वॉल है जो इधर की सॉइल को क्या करेंगी, रोक कर रखेंगी, रोक कर रखेंगी, ठीक है। और डीपर के लिए इसको यूज ही नहीं करते हैं ना। इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी ना होकर ए होना चाहिए, सी ना होकर ए होना चाहिए। वॉल्यूम हैवी होगा तब कट नहीं करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, कट करने से पहले सपोर्ट सिस्टम बनाया जाता है। पहले कटिंग करने से पहले केवल इतना पोर्शन जितना रूफिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है, यहाँ पर सबसे पहले बनाई जाती हैं कैंटिलीवर वॉल्स, सबसे पहले बनाई जाती हैं यहाँ पर ये कैंटिलीवर वॉल्स लगाई जाती हैं। उसके बाद में एक स्टड सिस्टम होता है, इनके बीच में एक स्टड सिस्टम होता है जो इनको सपोर्ट करता है, और इसके ऊपर पहले एक पूरा सपोर्ट सिस्टम लगाया जाता है। वो सपोर्ट सिस्टम इसके ऊपर के पूरे लोड को सपोर्ट करता है। उसके बाद में यहाँ से कटिंग स्टार्ट होती है। तो कटिंग प्रोसेस सबसे एंड में होता है, कटिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे एंड में होता है, ठीक है। बाकी मैंने पहले ही बोल दिया ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए क्योंकि दूसरा और चौथा दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। वॉल्यूम हैवी होगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है, वाटर टेबल हाई होगी तो भी प्रॉब्लमेटिक है। बट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम के थ्रू इसको हम लोग संभाल सकते हैं, बट ये दिक्कत वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे दिल्ली में हुआ है, अब दिल्ली में आप बताइए अंडरग्राउंड मेट्रो जो बनी है कितनी जगह पर, वहां पे क्या है, ऊपर रेल दौड़ रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, ऊपर हाईवे है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और उसके नीचे से टनलिंग कर दी है उन्होंने। तो क्या क्या होगा, अगर ऐसे टनलिंग कर देंगे तो क्या देगा, पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो वहां पर उन्होंने ये टेक्निक यूज की होगी। स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर्स थ्रू पैकिंग कंजिस्ट ऑफ, स्क्वायरिंग वर्ड किस लिए यूज करते हैं हम लोग, एडजस्टिंग द बेलास्ट अंडर स्लीपर्स टू स्पेस देम पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो बेलास्ट को एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है, स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन, ट्रैक पैरामीटर विद लिस्ट सेकंड इक्विपमेंट्स यूज्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अनइवननेस, गेज, सुपर एलिवेशन, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का जो आंसर है वो आगे है। टू थ्री फोर वन, यस 2341 आंसर आपका जो है इसका सी है। तो ए किससे मैच करेगा, टू से, तो अनइवननेस के लिए आप यूज करते हैं फीलर एंड स्प्रिंग मेथड। बी आपका मैच करेगा, नहीं सी क्या कर दिया, ए आपका मैच करेगा टू से एम्सलर कार। गेज आपका फीलर एंड स्प्रिंग से। सुपर एलिवेशन गायरोस्कोपिक पेंडुलम, ठीक है। और अलाइनमेंट आप चेक करेंगे किससे, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार से, ठीक है। तो डी के थ्रू भी इसको एलिमिनेट किया जा सकता था, शुरू के दो आपके एलिमिनेट हो जाते। तो एम्सलर, अनइवननेस,
ट्रैक रिकॉर्डिंग, अलाइनमेंट, गेज, फीलर एंड स्प्रिंग। याद करनी पड़ेगा तुम्हें एज इट इज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनको नोट्स में ऐड कर लेना अपने। पैकिंग इज द मेथड ऑफ फोर्सिंग एंड पैकिंग स्टोन ballast बिलो द स्लीपर्स बाय रैमिंग विद अ बीटर, बीटर कम पिकैक्स। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था बीटर, वहां पर बीट, तो ये सही है आपका। पैकिंग क्या है? फोर्सिंग एंड पैकिंग स्टोन ballast बिलो द स्लीपर्स। दूसरा क्या है? एट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स पैकिंग इज कैरिड आउट बाय लिफ्टिंग द ट्रैक बाय मीन्स ऑफ ट्रैक जैक and requisite quantity of stone chips is evenly spread below the sleepers by shovel and the chips are allowed to consolidate by running trains। ठीक है, तो आपका ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन सेकंड वाला पहले से और पहला सेकंड से क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये कैसे हो जाएगा? ये दोनों क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसी का ये बता रहे हो ना, पिछले वाले का ये बता रहे हो। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये इन जनरल बात कर रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की बात कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, बी। दोनों सही है बट इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक? जिम क्रो एंड गेज बार अभी हमने पढ़ा। क्रीप एडजस्टमेंट, थ्रो पैकिंग एंड बॉक्सिंग, बफर स्टॉप एंड सैंड हम्प, क्रीप एडजस्टमेंट। तो आपका जिम क्रो एंड गेज बार रेलवे ट्रैक के लिए यूज करेंगे, पैकिंग और बॉक्सिंग ये भी, क्रीप को एडजस्ट करेंगे। तो पहला, दूसरा और चौथा ये आपका क्या है? पहला, दूसरा और चौथा आपका क्या है? पहला, दूसरा और चौथा जो है वो आपका ट्रैक, रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस से संबंधित है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ लेवलिंग ऑपरेशंस कैरिड आउट फॉर लेइंग अ रेलवे ट्रैक आर। रेलवे ट्रैक के लिए कौन कौन सा लेवलिंग ऑपरेशन करोगे? यही होता होगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग करेंगे लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल के लिए। फ्लाई लेवलिंग स्टार्टिंग में की जाती है। पहले ऑप्शन तो देख लो, ऑप्शन के हिसाब से तो सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए, अंतिम क्वेश्चन है ये। तो लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग करेंगे, फ्लाई लेवलिंग करेंगे और क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट के लिए क्रॉस सेक्शनिंग करेंगे। बैरोमीट्रिक आपको मालूम है इनडायरेक्ट है, तो 1 2 का 4 कर दो यहाँ पर। 1 2 का 4 यानी कि आंसर क्या रहेगा आपका? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं उस क्वेश्चन पर
हाँ ये, तो देखो मैं यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख, आप ये सोच रहे होगे कि जब हमने ये लेवल सरफेस कर दी तो यहाँ पे कर्व नहीं देंगे। मैं यहाँ पर बोल रहा था हॉरिजॉन्टल कर्व। अगर यहाँ पर मतलब कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो ये कोई जरूरी नहीं है ना। जब आपने यहाँ पर लेवल सरफेस दे दी तो अगर यहाँ पर इस जगह पर अगर हॉरिजॉन्टल कर्व हो तो नहीं दे सकते क्या? यहाँ पर ये थोड़ा ना बोला है कि उसने कौन से कर्व्स की बात हो रही है। कर्व शुड बी अवॉइडेड एट द टॉप लेवल सेगमेंट ऑफ ब्रिजेस। तो जो पहला स्टेटमेंट था वो वर्टिकल कर्व्स के रेफरेंस में है, जबकि यहां पर केवल कर्व्स बोला है ना कि वर्टिकल कर्व्स। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि फोर्थ जो है वो गलत होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा आपका 1 and 3, 1 and 3। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स आप दे सकते हैं। इनफैक्ट आपने देखा हुआ बहुत सारे ब्रिजेस वगैरह हैं जो वहां पर आपको वो थोड़ा सा क्या हो जाए, घूमते हुए दिख जाएंगे। क्लियर है? हम्म। अब दूसरा ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है, हाउ एवर इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस इफ प्रोवाइडेड ऑन कर्व, यानी कि डायमंड क्रॉसिंग अगर आप कर्व पर प्रोवाइड कर रहे हो देन 20 मीटर बिफोर एंड आफ्टर डायमंड क्रॉसिंग देयर विल बी नो सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, इससे क्या मालूम चल रहा है कि एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में अगर आप कर्व्स पर डायमंड क्रॉसिंग प्रोवाइड कर रहे हो देन 20 मीटर पहले और 20 मीटर बाद कोई सुपर एलिवेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जनरली हम लोग अवॉइड करेंगे, बट डायमंड क्रॉसिंग्स कैन बी लेड ऑन कर्व्स, कैन बी दी जा सकती हैं, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आप क्या कीजिए, ए कीजिए ना कि सी, ए ही कीजिए ना कि सी। क्लियर हो गया? आप कोई डाउट, आप कोई डाउट इस क्वेश्चन में? और तब अगर इस क्वेश्चन में हम पढ़े रहते ना उस समय पे तो इसी में अटके रहते। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पोर्शन मैंने भी छोड़ रखा था, कभी नहीं पढ़ा था आज तक, ज्योमेट्रिक डिजाइन तक पढ़ रहे थे, आपके सहारे मैंने भी थोड़ा सा इसको देख लिया। ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल। अब मिलते हैं हम लोग शाम में। आज क्या बोला है, सॉइल बोला है क्यूआरपी में, सॉइल बोला है क्यूआरपी में। चलो ठीक है भाई, बाय बाय। पीडीएफ हाँ अभी सेंड कर देते हैं। मैं ये कंप्लीट एक ही पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ, सिंगल पीडीएफ, कल की आज की। सॉइल पूरा होगा भैया, अब एक दिन में एक ही सब्जेक्ट होगा जितना भी होगा। ठीक है, कंप्लीट, कंप्लीट सॉइल। ठीक है, सॉइल रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सॉइल रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी। बल्कि मैं खुद ही ये बोलना वाला था।